नाव और धारा, जिसे हम गणितीय भाषा में अक्सर बोट्स एंड स्ट्रीम्स कहते हैं। हाँ, और हम उन नियमों और सिद्धांतों को डिकोड करने वाले हैं जो पानी की गति और नाव की चाल के बीच के इस रिश्ते को तय करते हैं। बिल्कुल। इस विश्लेषण का मकसद केवल कुछ गणितीय सूत्रों को रटना या दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पानी और गति का ये पूरा तंत्र काम कैसे करता है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इन नियमों का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले हमें पानी के उस बुनियादी व्यवहार को समझना होगा जो इस पूरे गणित का आधार तय करता है। हाँ, क्योंकि पानी हमेशा एक जैसा बर्ताव नहीं करता। एकदम सही। विज्ञान और गणितीय मॉडलिंग में जब जल निकायों का अध्ययन किया जाता है तो मुख्य रूप से दो भौतिक स्थितियों को परिभाषित किया जाता है। पहली स्थिति है शांत जल या स्टिल वाटर। इसे एक शांत झील के रूप में देखा जा सकता है जहां पानी की सतह पूरी तरह से स्थिर है। मतलब उसमें कोई अपना बहाव या दिशा नहीं है। बिल्कुल। इस स्थिति में पानी की अपनी गति या चाल पूरी तरह से शून्य होती है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि अगर उस शांत झील में कोई नाव चल रही है तो उसकी जो भी रफ्तार होगी वो 100% उस नाव के इंजन या उसे चलाने वाले के चप्पुओं की ताकत का परिणाम होगी। पानी उसे ना तो कोई मदद कर रहा है और ना ही कोई रुकावट पैदा कर रहा है। सटीक विश्लेषण है ये। और इसी चाल को गणितीय सूत्रों में अक्सर कैपिटल V से दर्शाया जाता है, मतलब स्पीड ऑफ बोट, यानी शांत जल में नाव की स्वतंत्र चाल। अच्छा, और दूसरी स्थिति? ये अच्छा उदाहरण है। इस स्थिति में पानी स्थिर नहीं है, उसके पास अपनी खुद की एक गतिज ऊर्जा है, अपना एक बहाव है। इस बहते हुए पानी की चाल को गणित में S कहा जाता है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो सारा खेल तब शुरू होता है जब वो नाव, जिसकी अपनी एक चाल B है, शांत झील से निकलकर उस बहती हुई नदी में उतरती है जिसकी अपनी एक चाल S है। हाँ, और यहीं पर आपका वो एयरपोर्ट वॉकवे वाला सिद्धांत सक्रिय हो जाता है। बिल्कुल। जब नाव उस बहती हुए पानी में प्रवेश करती है तो उसके सामने मुख्य रूप से गतियों के संयोजन के दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो पानी के बहाव की दिशा में आगे बढ़े या फिर उस बहाव के ठीक विपरीत दिशा में संघर्ष करे। सही कहा। भौतिक विज्ञान की भाषा में इसे रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति का सिद्धांत कहा जाता है, और नौकायन के संदर्भ में इन्हें अनुप्रवाह यानी डाउनस्ट्रीम और ऊर्ध्व प्रवाह यानी अपस्ट्रीम का नाम दिया गया है। अनुप्रवाह का अर्थ है पानी की धारा के साथ बहना। मतलब जिधर पानी जा रहा है नाव भी उधर ही जा रही है। हाँ, और जब कोई नाव धारा की दिशा में चलती है तो पानी का बहाव उसे पीछे से एक प्राकृतिक धक्का देता है। नाव के इंजन की ताकत और पानी के बहाव की ताकत दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। तो ये दोनों गतियां आपस में जुड़ जाती होंगी। बिल्कुल। गणितीय रूप से अनुप्रवाह चाल का सूत्र सीधा सा B + S बन जाता है। जाहिर है, जब दो ताकतें एक ही दिशा में मिल जाएं तो परिणामी चाल अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाएगी, और जब रफ्तार तेज होगी तो किसी भी तय दूरी को पार करने में समय अपने आप कम लगेगा। इसके ठीक विपरीत स्थिति है ऊर्ध्व प्रवाह, जिसका अर्थ है पानी की धारा के विरुद्ध जाना। यहाँ पूरी भौतिकी बदल जाती है। वो ट्रेडमिल वाला अनुभव। क्योंकि उसे अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा केवल पानी के बहाव को काटने में खर्च करना पड़ता है। तो इसका सूत्र फिर B-S होगा? एकदम सही। ऊर्ध्व प्रवाह चाल का सूत्र B-S होता है। यहाँ रफ्तार अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाती है और समान दूरी तय करने में समय कहीं अधिक लगता है। तो अगर हम इसे समेटें तो अनुप्रवाह यानी डाउनस्ट्रीम हो गया B+S और ऊर्ध्व प्रवाह यानी अपस्ट्रीम हो गया B-S। लेकिन शोध सामग्री में एक बहुत ही तार्किक सवाल उठाया गया है। वो क्या? कि वास्तविक जीवन में हमें हमेशा नाव और धारा की अलग-अलग चाल बनी बनाई तो नहीं मिलती। मान लीजिए हमें सिर्फ ये पता है कि एक नाव अनुप्रवाह में किस गति से जा रही है, जिसे हम D मान लेते हैं, और ऊर्ध्व प्रवाह में किस गति से लौट रही है, जिसे U मान लेते हैं। हाँ, तो B और S कैसे निकालेंगे? ऐसी स्थिति में हम वापस पीछे जाकर शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल कैसे निकालेंगे? ये बीजगणित का एक बहुत ही सुंदर और सीधा अनुप्रयोग है। अगर हम तार्किक रूप से सोचें तो अनुप्रवाह यानी D में पानी की गति जुड़ी हुई है और ऊर्ध्व प्रवाह यानी U में पानी की गति घटी हुई है। ठीक है। अगर हम इन दोनों गतियों को जोड़ दें तो पानी का प्रभाव एक दूसरे को बेअसर कर देता है। मतलब जुड़ा हुआ S और घटा हुआ S आपस में कट जाते हैं। हमारे पास सिर्फ नाव की चाल का दोगुना बचता है, यानी 2B। अरे वाह! तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल को जोड़कर बस आधा करना होता है।
बिल्कुल, सूत्र बनता है B बराबर हाफ D प्लस U। ये तो बहुत ही स्पष्ट तर्क है। और इसी आधार पर अगर हमें सिर्फ धारा की चाल निकालनी हो तो हम उन दोनों गतियों का अंतर निकाल लेंगे, जिससे नाव की गति बेअसर हो जाएगी और सिर्फ पानी का बहाव बचेगा। हाँ, यानी दोनों को घटाकर आधा करना होगा। S बराबर हाफ D माइनस U। क्या बात है। इस अवधारणा को पुख्ता करने के लिए स्रोत सामग्री में दिए गए एक सीधे उदाहरण को देखते हैं। हाँ, बताइए। अगर किसी शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है, तो अनुप्रवाह में जाने पर यह गति 9 और 5 जुड़कर 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और ऊर्ध्व प्रवाह में यही गति 9 में से 5 घटकर मात्र 4 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। यहां तक का गणित और इसके पीछे की भौतिकी पूरी तरह से पारदर्शी है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर परेशान करता है वो ये है कि क्या जटिल विश्लेषणों या परीक्षाओं में स्थितियां इतनी ही सीधी होती हैं? मतलब अक्सर दूरी या गति के स्पष्ट आंकड़े नहीं दिए जाते, बल्कि समय के इर्द गिर्द पहेलियां बुनी जाती हैं। और यहीं से ये विषय अपनी असली गहराई में प्रवेश करता है। जब सीधे तौर पर गति न देकर समय दिया जाता है, तब हमें यह समझना होता है कि चाल और समय आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अगर तय की जाने वाली द्मि समान है तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल। और इस व्युत्क्रमानुपाती रिश्ते को अगर हम सरल भाषा में डिकोड करें तो इसका अर्थ है कि गति और समय एक सीसॉ के दो सिरों की तरह है। हाँ, अगर गति ऊपर जाएगी तो समय नीचे आएगा, और अगर गति कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। एकदम सही। अनुप्रवाह में गति तेज होती है, इसलिए लिया गया समय कम होता है, जिसे हम T1 कह सकते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह में गति धीमी होती है, इसलिए समय अधिक होता है, जिसे T2 कह सकते हैं। तो लंबी बीजगणितीय गणनाओं में उलझने के बजाय स्रोत सामग्री इस रिश्ते से एक बहुत ही शक्तिशाली शॉर्टकट या अनुपात निकाल कर लाती है। हाँ, और वो सूत्र है B/S बराबर T2 प्लस T1, और इस पूरे के बटे में T2 माइनस T1। थोड़ा इसे स्पष्ट करें। यहाँ B नाव की चाल है और S धारा की। T2 वो ज्यादा समय है जो धारा के विपरीत लगा, और T1 वो कम समय है जो धारा के साथ लगा। यह अनुपात वास्तव में काम कैसे करता है, इसे स्रोत में दिए गए एक अभ्यास प्रश्न से समझते हैं। मान लीजिए एक मोटर बोट को अनुप्रवाह में किसी गंतव्य तक पहुंचने में 18 घंटे लगते हैं, और जब वो वापस ऊर्ध्व प्रवाह में उसी जगह पर लौटती है तो उसे 36 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, 18 और 36। अब हमारे पास कोई दूरी नहीं है, न ही कोई गति दी गई है, सिर्फ समय है। नाव और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? अगर हम उस शॉर्टकट सूत्र को लागू करें तो हमें समय को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ऊपर के हिस्से में 36 और 18 को जोड़ेंगे जो 54 हो जाता है। हाँ, 54। और नीचे के हिस्से में 36 में से 18 घटाएंगे जो 18 हो जाता है। जब 54 को 18 से भाग दिया जाता है तो परिणाम 3 आता है, यानी अनुपात बना 3:1। ये नतीजा अपने आप में एक बहुत गहरी इंसाइट देता है। बिना एक भी किलोमीटर की दूरी जाने, बिना किसी मशीन की रफ्तार जाने, केवल घड़ियों में दर्ज समय के आधार पर हमने ये पता लगा लिया कि उस नाव का इंजन नदी की धारा के मुकाबले 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। हाँ, 3:1 का यही मतलब है। ये दर्शाता है कि गणित सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि अदृश्य ताकतों के आपसी संबंध को देखने का एक चश्मा है। ये एक बहुत ही परिपक्व अवलोकन है। जब हम अनुपातों को समझ लेते हैं तो कई जटिल समस्याएं बिना पेन उठाए हल हो जाती हैं। लेकिन क्या? कई बार सिर्फ अनुपातों से काम नहीं चलता। कुछ वास्तविक परिदृश्यों में हमें सटीक दूरी यानी किलोमीटर में जवाब चाहिए होता है। हाँ, और दूरी निकालने के लिए स्रोत सामग्री में 2 बहुत ही विशिष्ट केसेस पर चर्चा की गई है, और ये दोनों सूत्र तब लागू होते हैं जब नाव एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है और वापस उसी बिंदु पर लौट आती है। बिल्कुल। पहला परिदृश्य वो है जहां पूरी यात्रा का कुल समय दिया गया हो, जाने और आने में मिलाकर कितने घंटे लगे ये जानकारी उपलब्ध हो। तो जब कुल समय दिया गया हो तो दूरी निकालने का सूत्र कुछ इस तरह बनता है: दूरी बराबर कुल समय गुणा b² माइनस s², और इस पूरे के बटे में 2b। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक मोटरबोट की शांत जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह किसी जगह तक जाकर वापस लौटती है और दोनों तरफ की दूरी 50 किलोमीटर है। ठीक है।
इस पूरी यात्रा में उसे कुल 7.5 घंटे लगते हैं। यहाँ हमें धारा की गति निकालनी है। जब हम इन सभी आंकड़ों को इस सूत्र में रखते हैं तो कुल समय जो कि 7.5 है, नाव की गति का वर्ग जो 15 का वर्ग यानी 225 है और दूरी जो 50 है, इनके बीच एक समीकरण बनता है। और इस समीकरण को हल करने पर हमें धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होती है। एकदम सही। गणनाओं को दरकिनार करते हुए अगर हम इसके दूसरे परिदृश्य पर ध्यान दें तो वो और भी दिलचस्प है। दूसरा परिदृश्य तब बनता है जब हमें कुल समय नहीं पता होता बल्कि समय का अंतर दिया होता है। हाँ, और ये बताया जाता है कि वापसी के सफर में जाते वक्त के मुकाबले कितने घंटे अधिक लगे। हाँ, और इसे भी टी से दर्शाया गया है। ऐसे परिदृश्य में दूरी का सूत्र थोड़ा सा बदल जाता है। हाँ, ये बन जाता है दूरी बराबर समय का अंतर गुणा b² - s² और बटे में 2s। इसका भी एक सटीक उदाहरण शोध में मौजूद है। यदि नाव की चाल 20 है और पानी की धारा 8 है और यह बताया गया है कि ऊर्ध्व प्रवाह में अनुप्रवाह से 6 घंटे अधिक लगे हैं, तो जब हम समय के अंतर 6, नाव की गति के वर्ग 400 और धारा की गति के वर्ग 64 को इस सूत्र में पिरोते हैं तो अंतिम परिणाम के रूप में दूरी 126 किलोमीटर निकल कर आती है। यहाँ इन दोनों सूत्रों को करीब से देखने पर एक बहुत ही शानदार तार्किक बिंदु सामने आता है। कौन सा बिंदु? अगर कोई ध्यान दे तो दूरी के दोनों सूत्रों का जो ऊपरी हिस्सा है वो पूरी तरह से एक समान है, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है। हाँ, t गुणा b² - s²। सारा का सारा बदलाव केवल नीचे के हिस्से में हो रहा है। पहले सूत्र में नीचे 2b है और दूसरे में 2s है। और यही वो बिंदु है जहाँ रटने और समझने के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। ऐसा क्यों है कि जब कुल समय की बात होती है तो आधार में 2b आता है और जब समय के अंतर की बात होती है तो आधार में 2s आता है? इसके पीछे की भौतिकी बहुत ही तार्किक है। जरा सोचिए, जाने और आने के समय में ये अंतर पैदा ही क्यों हुआ? इसका इकलौता कारण वो बहती हुई धारा है। बिल्कुल। अगर वो पानी पूरी तरह शांत होता तो नाव को जाने और आने में बिल्कुल बराबर समय लगता और समय का अंतर 0 होता। धारा ही वो ताकत है जो इस असंतुलन या अंतर को जन्म दे रही है। अरे हाँ, इसलिए जब सूत्र समय के अंतर पर आधारित होता है तो उसका आधार भी धारा यानी 2s ही होती है। ये तो कमाल का ऑब्जर्वेशन है। इस तरह के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से गणित के सूत्र कभी भूलते नहीं हैं। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, राउंड ट्रिप एवरेज, यानी पूरी यात्रा की औसत चाल। हाँ, लोग अक्सर सोचते हैं कि औसत चाल बस दोनों गतियों के बीच का मध्य बिंदु होती है, लेकिन पानी के बहाव में ऐसा नहीं होता। स्रोत सामग्री के अनुसार पूरी यात्रा की औसत चाल का सूत्र है b² - s² और बटे में b। उदाहरण के लिए अगर नाव की चाल 35 है और धारा 5 है तो ये गणित हल होकर लगभग 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नाव की मूल चाल 35 से कम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊर्ध्व प्रवाह में नाव धीमी चलती है, जिसके कारण उसे वह दूरी तय करने में ज्यादा समय लगता है। इसका मतलब है कि नाव अपनी यात्रा का ज्यादातर समय धीमी गति पर बिता रही है, जो कुल औसत गति को नीचे की तरफ खींच लेता है। यह समय और गति के वेटेड एवरेज का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब तक हमने जो भी चर्चा की वो तब तक सीधी रहती है जब तक नाव सिर्फ एक ही बार जाती और आती है, लेकिन वास्तविक दुनिया के लॉजिस्टिक्स या जटिल समस्याओं में परिदृश्य हमेशा इतने सरल नहीं होते। हाँ, स्रोत सामग्री इसके बाद हमें सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से की ओर ले जाती है। क्या होगा जब नाव कोई एक यात्रा नहीं बल्कि अलग अलग दूरियों की कई यात्राएं कर रही हो? मान लीजिए नाव कुछ किलोमीटर धारा के साथ जाती है, फिर कुछ किलोमीटर धारा के विपरीत और फिर एक नई यात्रा शुरू करती है, और हमारे पास जानकारी के नाम पर सिर्फ उन यात्राओं का कुल समय हो। जब अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह की अलग अलग दूरियां और समय के 2 अलग-अलग सेट एक साथ दिए हों, तब हमारे बुनियादी सूत्र सीधे तौर पर काम नहीं आते। समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि चाल निकालने के लिए हम जो सामान्य समीकरण बनाते हैं उसमें हमारे चर यानी b-s और b+s भिन्न के निचले हिस्से में फंस जाते हैं। गणित में जब अज्ञात चर डिनोमिनेटर में होते हैं तो वे एक सीधी रेखा के बजाय जटिल कर्व्स बनाने लगते हैं, जिन्हें हल करना बहुत ही मुश्किल और लंबा काम हो जाता है। तो इस गणितीय उलझन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? शोध में इसके लिए एक बहुत ही चतुर तरीका बताया गया है, जिसे यूवी कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है। हाँ, ये यूवी कॉन्सेप्ट वास्तव में प्रतिस्थापन की एक विधि है।
हम उस पूरे जटिल हिस्से को एक नया नाम दे देते हैं। कैसे? हम 1/b-s को पूरी तरह से हटाकर उसकी जगह u रख देते हैं और 1/b+s की जगह v रख देते हैं। ऐसा करते ही वे चर जो नीचे फंसे हुए थे वे ऊपर आ जाते हैं और हमारे जटिल समीकरण बहुत ही आसान रैखिक समीकरणों में बदल जाते हैं। इसे समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यास प्रश्न दिया गया है। स्थिति कुछ इस प्रकार है कि पहली स्थिति में एक नाव 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 25 किलोमीटर अनुप्रवाह जाने में कुल 7.5 घंटे का समय लेती है। ठीक है। और दूसरी स्थिति में वही नाव 48 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 36 किलोमीटर अनुप्रवाह जाने में कुल 10 घंटे का समय लेती है। अगर हम यहाँ सीधे नाव और धारा की चाल निकालने की कोशिश करेंगे तो पन्ने भर जाएंगे, लेकिन यूवी कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल से हमारे पास दो बहुत ही सीधे समीकरण आ जाते हैं। हाँ, पहला बनता है 40u + 25d = 7.5 और दूसरा बनता है 48u + 36d = 10। इन दोनों रैखिक समीकरणों को जब एक दूसरे से संतुलित करके हल किया जाता है तो हमें d का मान 1/6 और u का मान 1/12 प्राप्त होता है। अब यहाँ से हमें वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौटना होता है। हमने d को अनुप्रवाह चाल का उल्टा माना था। अगर d का मान 1/6 है तो इसका सीधा मतलब है कि अनुप्रवाह गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसी तरह हमने u को ऊर्ध्व प्रवाह चाल का उल्टा माना था। अगर u का मान 1/12 है तो ऊर्ध्व प्रवाह गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी, नाव की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़कर आधा करना होता है। तो 6 और 12 को जोड़ा 18 हुआ और आधा किया तो नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। गणितीय रूप से नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही है। लेकिन क्या? इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही सूक्ष्म और बेहद दिलचस्प विसंगति छिपी हुई है, जिसकी ओर स्रोत सामग्री निष्पक्ष रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करती है। हाँ, वो विसंगति इतनी बड़ी है कि भौतिक विज्ञान के मूल नियमों पर सवाल खड़े कर देती है। बिल्कुल। अगर हम अपने निकाले गए नतीजों को ध्यान से देखें तो अनुप्रवाह गति यानी धारा के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा आई है और ऊर्ध्व प्रवाह गति यानी धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। ये कैसे संभव है? वास्तविक दुनिया में पानी के बहाव के खिलाफ नाव तेज कैसे चल सकती है और पानी के बहाव के साथ धीमी कैसे हो सकती है? वही तो, अनुप्रवाह की गति को हमेशा ऊर्ध्व प्रवाह से अधिक होना चाहिए। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है जो इस पूरी चर्चा का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण सबक है। भौतिकी और असल दुनिया के तर्क के अनुसार ऐसा होना पूरी तरह से असंभव है। पानी की धारा कभी भी आपका विरोध करते हुए आपकी गति को बढ़ा नहीं सकती। तो फिर जवाब कैसे आ गया? क्योंकि गणित अंधा होता है। गणितीय मॉडल केवल उन संख्याओं और समीकरणों को प्रोसेस करता है जो उसमें डाले जाते हैं। चूंकि हमने इसे विशुद्ध रूप से एक रेखीय समीकरण मानकर हल किया, इसलिए गणित ने बिना कोई भौतिक नियम लगाए अपना काम किया और उत्तर 9 निकाल कर दे दिया। यह हम सभी के लिए एक चेतावनी की तरह है कि गणितीय मॉडल और असल दुनिया के तर्क में अंतर हो सकता है। कोई भी समीकरण हल करते समय या किसी भी डेटा का विश्लेषण करते समय हमें सिर्फ अंधाधुंध गणना नहीं करनी चाहिए, बल्कि परिणामों के वास्तविक अर्थ और उनकी तार्किकता का भी मूल्यांकन करना चाहिए। बिल्कुल। सवाल बनाने वाले ने भले ही भौतिकी के नियमों को नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन एक विश्लेषक के रूप में हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। यही क्रिटिकल थिंकिंग का आधार है। सही बात है। अंत में स्रोत सामग्री एक विविध प्रश्न भी पेश करती है जो इन सभी अवधारणाओं को एक साथ समेटता है। एक 300 किलोमीटर की यात्रा है जिसे जाने और आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। शर्त यह दी गई है कि 9 किलोमीटर अनुप्रवाह जाने में उतना ही समय लगता है जितना 3 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाने में। इस प्रश्न की खूबसूरती यह है कि इसमें लंबी गणनाओं की आवश्यकता नहीं है। समान समय में तय की गई दूरी का अनुपात 9:3 यानी 3:1 है। तो गति का अनुपात भी 3:1 ही होगा। हाँ, और इसके बाद जब हम औसत गति के सूत्र को लागू करके इसे कुल दूरी और समय से मिलाते हैं तो नाव की अंतिम चाल 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आती है। यह प्रश्न अनुपात और औसत चाल की हमारी पूरी समझ का एक त्वरित परीक्षण है।
तो अगर इस पूरे विश्लेषण का एक निचोड़ निकाला जाए तो हमने देखा कि दिशाएं कैसे गतियों को जोड़ती या घटाती हैं, कैसे समय और गति एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, दूरी के सूत्रों में धारा और नाव का क्या महत्व है। और सबसे महत्वपूर्ण, गणितीय हलों को वास्तविक दुनिया की कसौटी पर कैसे परखा जाना चाहिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सारा ज्ञान सिर्फ किसी परीक्षा हॉल या कागज के पन्नों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम इन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो हम वास्तव में अपने दिमाग को यह सोचने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं कि दो अलग अलग ताकतें एक साथ मिलकर किसी प्रणाली को कैसे प्रभावित करती हैं। हाँ, यह जटिल प्रणालियों को उनके मूल घटकों में तोड़कर समझने की कला है। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more amazing content.